1600 में एक मर्चेंट्स का ग्रुप इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करने का प्लान बनाता है और इस टास्क को पूरा करने के लिए मुग़ल कोर्ट में एक अम्बेसडर यानी कि राजदूत को भी भेज दिया गया। फिर इस्टेब्लिश हुई कुछ फैक्ट्रीज़ इंडिया के कोस्ट पे और उसके बाद इस कंपनी ने लिया इंटरेस्ट इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स में। एक एक से इंडिया की टॉप पावर्स को डिफीट करते हुए इन्होंने इंडिया में अपनी पकड़ और मजबूत की और फिर किंगडम ऑफ इंग्लैंड ने इस कंपनी को अबॉलिश किया और इसके द्वारा कैप्चर किए गए एरियाज़ पे अपना डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश किया। ये कहानी आपने अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक में कई बार पढ़ी होगी। इंडियन हिस्ट्री का ये एक बहुत ही अहम पार्ट है। आज मैं अपनी इस वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री को एक स्टोरी के माध्यम से आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आज हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी की फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, फिर कंपनी के मुग़ल कोर्ट के साथ क्या रिलेशन थे, हम थोड़ी इस पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पोर्चुगीज़ कंपनी के साथ क्या राइवलरी थी, हम उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। और फिर फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज़ की जो लोकेशन थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सिक्सटीन सेंचुरी में हुई दो घटनाएं इंग्लैंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो दो इवेंट्स कौन से हैं? पहला था फ्रांसिस ड्रेक की सी वॉयेज। 1577 में ड्रेक अपने 5 शिप्स के साथ वर्ल्ड का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं और 1580 में वो पूरे वर्ल्ड को सर्कम नेविगेट करके वापस इंग्लैंड पहुंचते हैं। ड्रेक अपने साथ बहुत सारी एक्साइटिंग स्टोरीज़ तो वापस लाए ही, पर इसके अलावा वो बहुत सारा ट्रेजर जो उन्होंने अपनी इस जर्नी में लूटा वो भी साथ लेकर आए। तो ये थी पहली घटना। इसके अलावा जो दूसरा इवेंट था उससे इंग्लिश नेवी की डोमिनेंस हमेशा हमेशा के लिए इस्टेब्लिश हुई। यानी कि जब इंग्लिश फ्लीट ने स्पेनिश आर्माडा यानी कि स्पेनिश फ्लीट को डिस्ट्रॉय किया। होता क्या है कि स्पेन अपने पावर के पीक पे था और उसकी नेवी पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल मानी जाती थी। 1588 में स्पेन एलिजाबेथ वन को राजगद्दी से हटाने के लिए अपने आर्माडा को इंग्लैंड की तरफ भेजता है। 130 शिप्स की इस फॉर्मेशन को रॉयल नेवी यानी कि ब्रिटिश नेवी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है और यहाँ से शुरुआत होती है एक नए इंग्लैंड की, जिसके पास सबसे पावरफुल नेवी है और एक नई स्पिरिट है जो इन्हें पुश करती है पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए। लेकिन इन दोनों इवेंट्स से हमारा क्या लेना देना? हमें तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों इवेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ड्रेक की वॉयेज से इंग्लैंड के व्यापारी वर्ग को भरोसा हुआ कि दूर दराज के देशों में बहुत सारा पैसा है और उनसे ट्रेड करके काफ़ी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। उसके बाद जो इंग्लिश नेवी की स्पेनिश आर्माडा के ऊपर जीत हुई, उससे जो इंग्लिश सी कैप्टन्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्हें अपने आप को यकीन दिलाया कि हम लोग लंबी दूरी तक अपने शिप्स पर ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि 1600 तक इंडियन ओशियन ट्रेड में इंटरफेयर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। 1600 में इंडियन ओशियन ट्रेड को डोमिनेट कर रहे थे पोर्चुगीज़। तारीख थी 31 दिसंबर 1600। इस दिन एलिजाबेथ वन ने पहला स्टेप लिया। 31 दिसंबर को एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इस कंपनी का उद्देश्य था ईस्ट में ट्रेड करना और इस काम के लिए एलिजाबेथ वन ने इस कंपनी को एक चार्टर दिया। इस चार्टर के तहत 15 साल के लिए ईस्टर्न ट्रेड में इस कंपनी को मोनोपोली दी गई। लेकिन ये तो केवल 15 साल की मोनोपोली हुई, तो इसे करेक्ट करने के लिए 1609 में एक और चार्टर इसे दिया गया जिसमें कंपनी की मोनोपोली इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दी गई। सिंस कंपनी का फॉर्मेशन 1600 में हुआ और मोनोपोली उसके 9 साल बाद एक्सटेंड की गई, तो 1600 से लेकर 1609 तक कंपनी ईस्ट में ट्रेड कैसे कर रही थी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 1609 तक कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं लिया। तब तक जो इंडिविजुअल मर्चेंट्स हैं वो अपने प्राइवेट शिप्स पे ईस्ट में जाके ट्रेड करते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में आते थे और वापस इंग्लैंड जाके प्रॉफिट्स को डिवाइड करते थे। तो इस सिंपल से तरीके से ये लोग अर्ली फेज़ में ट्रेड करते थे। ये हम बात कर रहे हैं 1609 तक की।
अब 1609 में ऐसा क्या हुआ? देखिए 1609 में कंपनी को महसूस हुआ कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर पोर्चुगीज़ कंपनी से आगे निकलना है तो इन्हें भी लोकल रूलर्स यानी कि मुगल्स से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मुगल्स की परमिशन के इंडिया में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना पॉसिबल तो है नहीं। इस काम के लिए तैयार हुए कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1609 में पहुंचते हैं बादशाह जहांगीर के कोर्ट में। शुरुआती दौर में इंग्लिश के सबसे बड़े दुश्मन जो मुगल कोर्ट में थे वो थे पोर्चुगीज़ कंपनी ने पूरी कोशिश की कि हॉकिंस का काम ना बने, और हॉकिंस का काम बना भी नहीं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इंग्लिश पोर्चुगीज़ राइवलरी के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, पोर्चुगीज़ कंपनी की वजह से हॉकिंस अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हॉकिंस जब मुगल कोर्ट में थे उसी समय यानी कि 1611 में 3 इंग्लिश शिप्स जिन्हें कमांड कर रहे थे सर हेनरी मिडल्टन, इन्होंने सूरत में लैंड होने की कोशिश की, तो पोर्चुगीज़ फ्लीट से इनकी जंग छिड़ गई और पोर्चुगल की जीत हुई। इस डिफीट के बाद पोर्चुगल का इन्फ्लुएंस मुगल कोर्ट में थोड़ा सा और बढ़ गया, और इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होकर 1611 में ही कैप्टन हॉकिंस आगरा से वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं। लेकिन पोर्चुगीज़ अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि एकाएक 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट कुछ शिप्स के साथ सेम जगह सूरत में दोबारा आ पहुंचते हैं। वो अपनी 1611 में हुई हार का बदला लेने के लिए आए थे, और इन्होंने स्वाली होल की लड़ाई में पोर्चुगीज़ को करारी मात दी, और इसके बाद तो लगातार पोर्चुगीज़ को अटैक किया गया। जैसे कि निकोलस डाउनटाउन ने 1615 में फिर से सेम जगह पोर्चुगीज़ नेवी को हराया। साथ ही साथ इंग्लैंड ने 1622 में ऑर्मुज़ पे भी कब्जा कर लिया, जो कि पर्शियन गल्फ में एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। लेकिन पोर्चुगल ने अभी तक इंग्लैंड के जो ईस्टर्न सी में ट्रेडिंग राइट्स थे उनको एक्नॉलेज नहीं किया था। ये टास्क भी क्रॉमवेल ने 1654 में पोर्चुगल को फोर्स करके अकम्प्लिश कर लिया। यानी कि 1654 में पोर्चुगीज़ जो इंग्लैंड के ट्रेडिंग राइट्स हैं ईस्टर्न सीज में, उनको फाइनली एक्नॉलेज कर ही लेता है। ये आप लोगों ने ब्रीफली इंग्लैंड और पोर्चुगल की राइवलरी को समझा। अब हम वापस जाएंगे मुगल कोर्ट की तरफ और देखेंगे कि वहाँ पे इंग्लिश कंपनी क्या कर रही है। 1612 में जब थॉमस बेस्ट की जीत की बात बादशाह जहांगीर को पता लगी तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने एक फरमान जारी किया 1613 में, और इंग्लिश कंपनी को सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की परमिशन दी। ये थी पहली इंग्लिश फैक्ट्री भारत की सरजमी पे, और इसके पहले डायरेक्टर थे थॉमस एल्डवर्थ। 1615 में सर थॉमस रो जेम्स वन के एम्बेसडर के रूप में मुगल कोर्ट आते हैं। इनका एम था इंग्लैंड और मुगल्स के बीच में एक कमर्शियल ट्रीटी साइन करना। 1619 तक थॉमस मुगल कोर्ट में रहे, लेकिन कोई भी ट्रीटी साइन नहीं हो सकी। मगर इनकी कोशिशों के बाद मुगल्स इन्हें कुछ फैक्ट्रीज और खोलने की इजाज़त दे देते हैं। ये जो नई फैक्ट्रीज थी ये थी आगरा, सूरत, अहमदाबाद और ब्रोआच में। ये सारी फैक्ट्रीज सूरत हेडक्वार्टर के अंडर में ही आती थी। सूरत से ही कंपनी अपना रेड सी और पर्शियन ट्रेड भी कंट्रोल करती थी। तो इस तरह कंपनी ने मुगल्स के साथ अच्छे संबंध बनाकर इंडियन ओशियन ट्रेड में कदम रखा। लेकिन हम अपनी कहानी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कंपनी के इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स में हेडक्वार्टर्स बनाने की प्रोसेस को समझेंगे। शुरुआत करेंगे वेस्टर्न प्रेसिडेंसी से। इंग्लैंड और नेदरलैंड में 1652 से लेकर 54 तक वॉर चला। इस वॉर का एक नतीजा था ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज़ कंपनी में नज़दीकियां बढ़ी। 1661 में चार्ल्स II और कैथरीन ब्रगांजा की शादी हुई। इस रॉयल मैरिज में पोर्चुगल की तरफ से डाउरी में बॉम्बे का आइलैंड इंग्लैंड को दे दिया गया। बॉम्बे चार्ल्स II जो कि इंग्लिश किंग है, उनके किसी काम का तो था नहीं डायरेक्टली, तो सिर्फ 10 पाउंड की टोकन पेमेंट में बॉम्बे ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। ये घटना हुई 1668 में। जब बॉम्बे कंपनी के कंट्रोल में आया तो उस टाइम ये कोई इम्पॉर्टेंट जगह नहीं थी। लेकिन सर जॉर्ज ऑक्सेंडन, जेराल्ड आंगियर और सर जॉन चाइल्ड के टाइम में बॉम्बे ने प्रोग्रेस करी, और फिर वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर 1687 में सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। ये बात हुई कंपनी के वेस्ट कोस्ट पर प्रेजेंस की।
अब हम इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कंपनी की प्रेजेंस कितनी है। साउथ ईस्ट कोस्ट पे पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम, जो कि 1611 में सेटअप की गई थी। यहाँ पे पहला ब्रेक मिलता है 1632 में, जब गोलकुंडा के सुल्तान ने कंपनी को गोल्डन फरमान दिया। इसके तहत कंपनी 500 पगोड़ा सुल्तान को एज अ कस्टम ड्यूटी पे करेगी और उसके बदले में वो गोलकुंडा के सारे पोर्ट्स पे फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। फ्रांसिस डे, जो कि मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने चंद्रगिरी के राजा की परमिशन से 1639 में मद्रास में एक नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी और इस फैक्ट्री को फोर्टिफाई भी करा और इसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। और फिर 1641 में फोर्ट सेंट जॉर्ज ईस्ट कोस्ट पे जितनी भी फैक्ट्रीज थी उनका हेडक्वार्टर बना। लेकिन इस टाइम तक नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ फैक्ट्रीज कंपनी इस्टेब्लिश कर चुकी थी, जैसे कि हरिहरपुर जो कि महानदी डेल्टा में है, इसके अलावा बालासोर। बंगाल में भी कुछ फैक्ट्रीज थी जैसे कि हुगली, इसके अलावा पटना, कासिम बाज़ार, राजमहल। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा और इसके अलावा कोरोमंडल कोस्ट पे जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उन सबको रीऑर्गेनाइज करके फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंदर या फिर सेंट जॉर्ज के कंट्रोल में डाल देते हैं और ये टास्क अकम्प्लिश हुआ 1661 में। उम्मीद है कि आप लोग अब कंपनी की फैक्ट्रीज़ की लोकेशन और ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट पे हेडक्वार्टर्स के बारे में तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि अब हम कहानी में आगे बढ़ेंगे और कंपनी की जो नई पॉलिसी थी उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, चार्ल्स वन के शासन के दौरान कंपनी की पावर का डिक्लाइन हुआ कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से, लेकिन फिर चार्ल्स टू और जेम्स टू के टाइम पे कंपनी को वही पुराना सपोर्ट मिलना दोबारा से स्टार्ट हो गया। इसी वक्त इंडिया में औरंगज़ेब मुग़ल एम्परर बने और स्टार्ट हुआ सिविल वॉर। ये जो पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स थे, इनकी वजह से कंपनी ने सोचा कि हम भी अपनी पावर को एक्सपेंड करेंगे और ज़मीन पे अपना दबदबा बढ़ाते हैं। जेराल्ड ऑंगियर ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक लेटर लिखा। लेटर में जो कोट है वो आपके सामने स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। इस पॉलिसी को, ये जो अग्रेसिव पॉलिसी है, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया, पर यह पॉलिसी बैकफायर कर गई। कैसे? सर जोशिया चाइल्ड, जो कि गवर्नर थे बॉम्बे के, उन्होंने कुछ मुग़ल शिप्स को कैप्चर कर लिया और वो औरंगज़ेब के निशाने पे आ गए। एंग्लो मुग़ल वॉर स्टार्ट हुआ। जोशिया चाइल्ड को सरेंडर करना पड़ा, साथ ही साथ मुग़ल शिप्स लौटाने पड़े। 1.5 लाख रुपए जोशिया चाइल्ड को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, एज अ कंपनसेशन औरंगज़ेब को देना पड़ा। आपके स्क्रीन पर एक फ़ोटो है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जोशिया चाइल्ड औरंगज़ेब के सामने माफ़ी मांग रहे हैं। अब ये तो केवल स्टार्टिंग थी। मुगल्स के साथ कंपनी के रिलेशन और भी ज़्यादा ख़राब होते गए। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और बात करेंगे एंग्लो मुग़ल वॉर्स की। एंग्लो मुग़ल वॉर्स की अगर हम बात करेंगे तो हमें अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा बंगाल की तरफ। देखिए, शाह शुजा, जो कि बंगाल के सूबादार थे, एक मुग़ल प्रिंस थे, उन्होंने 1651 में कुछ निशान कंपनी को प्रोवाइड किए, लेकिन इसके बावजूद लोकल ऑफिसर्स, जो बंगाल में लोकल ऑफिसर्स थे, वो लोग कंपनी के एजेंट से अलग अलग तरह की वसूली करते थे। लेकिन इस समय कंपनी ने एक अग्रेसिव पॉलिसी अपना ली थी, तो इस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए उन्होंने सोचा कि हुगली पे जो उनका बेस है उसे फोर्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ से पिक्चर में आते हैं विलियम हेजेस। विलियम हेजेस बंगाल के पहले गवर्नर हैं और एजेंट हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये 1682 में शाइस्ता खान, जो कि बंगाल के गवर्नर थे, यानी कि मुग़ल गवर्नर, उनसे मिलते हैं, लेकिन इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं निकला। और फिर 4 साल बाद, यानी कि 1686 में एंग्लो मुग़ल वॉर्स स्टार्ट हुए और मुगल्स ने हुगली की फैक्ट्री को रेड किया। यहाँ से स्टार्ट हुआ वॉर। कंपनी ने थाना, यानी कि प्रेजेंट डे गार्डन रीच, वहाँ के फोर्ट को मुगल्स से कैप्चर कर लिया। हिजली को रेड किया और इसके बाद बालासोर में जो मुग़ल फोर्ट था उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और उस फोर्ट को जीत लिया। लेकिन ये तीनों सक्सेसफुल रेड्स के बाद भी जीते मुगल्स ही, और इंग्लिश कंपनी को हुगली से खदेड़ के सुल्तानुती नाम की जगह पे भेज दिया गया। अब जॉब चारनॉक नाम के एक सुलझे हुए इंग्लिश ऑफिसर मुगल्स के पास जाते हैं शांति प्रस्ताव लेके। मुगल्स से वो नेगोशिएट कर ही रहे थे, लेकिन उसी बीच कंपनी के एक नए एजेंट, जिनका नाम था कैप्टन विलियम हीथ,
उन्होंने 1688 में बालासोर में जो मुग़ल फोर्ट है उस पर कब्ज़ा कर लिया और उस फोर्ट में जो लोकल पॉपुलेशन थी उसको तरह तरह की यातनाएं दी। हीथ ने इसके बाद चित्तगोंग पे भी कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे वो सक्सेसफुली कब्ज़ा नहीं कर पाए और 1689 में वो वापस मद्रास लौट गए। जॉब चेरनॉक ने फिर उसके बाद मिन्नतें करके एम्परर को मनाया और 1690 में फाइनली मुगल्स और इंग्लिश कंपनी में पीस ट्रीटी साइन हुई। जॉब चेरनॉक को इस सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक मनूवर की वजह से बंगाल का एजेंट बनाया गया और फाइनली 10 फ़रवरी 1691 को सुल्तानुती में एक इंग्लिश फैक्ट्री बसाई गई और साथ ही साथ मुगल्स के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत 3000 रुपये के बदले कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने की इजाज़त मिली। बंगाल की हम बात कर रहे हैं तो हम कलकत्ता को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। देखिए, हमने बात कर ली है एंग्लो मुगल वॉर्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पोस्ट एंग्लो मुगल वॉर फेज़ में किस तरह के डेवलपमेंट हुए। देखिए, शोभा सिंह बर्दवान के ज़मींदार थे और इन्होंने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका बहाना लेके 1696 में सुल्तानुती फैक्ट्री को कंपनी ने फोर्टिफाई कर लिया। फिर 1698 में बंगाल के गवर्नर अजीमुल शाह की परमिशन से 1200 रुपये में 3 गांव की ज़मींदारी खरीदी गई। ये 3 विलेजेस थे सुल्तानुती, कलिकाता और गोविंदपुर, और ये तीनों जगह मिलके बनता है कलकत्ता। सुल्तानुती के फोर्टिफाइड सेटलमेंट को 1700 में नाम दिया गया फोर्ट विलियम और ये प्रेसिडेंसी की सीट बनी और इसके पहले प्रेसिडेंट का नाम था सर चार्ल्स ईर। हमने कंपनी के अर्ली डेवलपमेंट को तो समझ ही लिया है। कंपनी एक बड़े मुनाफे के साथ इंडिया से ट्रेड कर ही रही थी कि 1688 में इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन हुआ। विग्स पावर में आए और कंपनी के विरोधियों ने जो कंपनी की मोनोपोली ऑफ ट्रेड है इसका विरोध किया और 1700 में एक दूसरी राइवल कंपनी इंग्लैंड में खड़ी हुई। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो शायद हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि राइवल कंपनी ने कितना बड़ा लोन प्लेज करा और जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी उसने क्या लोन प्लेज करा। ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इतना समझिए कि 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक और कंपनी इंग्लैंड में उसकी फॉर्मेशन हुई। इनफैक्ट इस कंपनी ने अपने एक एम्बेसडर जिनका नाम था सर विलियम नॉरिस को औरंगज़ेब के कोर्ट में भी भेजा 1701 में, लेकिन ये कंपनी फेल हो गई और 1 साल बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी में इस कंपनी को मर्ज कर दिया गया और इस मर्ज्ड कंपनी का नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद से लेके 1750 तक इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए। कई सारे सक्सेसर किंगडम्स का उदय हुआ। इसके अलावा मराठे, सिख, अहमद शाह का इन्वेजन, कई सारी चीज़ें हुई। नादिर शाह का इन्वेजन की बात कर रहे हैं हम। लेकिन इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ा फ़ायदा हुआ जब जॉन सरनम 1715 में फ़रुखसियार जो कि मुग़ल एम्परर हैं उनसे मिलते हैं और एम्परर ने इन्हें प्रोवाइड किया गोल्डन फरमान। इस फरमान में क्या था चलिए जानते हैं, और इस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो देखिए इस फरमान में क्या क्या प्रिविलेजेस कंपनी को दिए गए। सबसे पहले तो बंगाल में कंपनी मुगल्स को केवल 3000 रुपये देगी और इसके बदले में इन्हें ट्रेड रूट पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी कि पुराना वाला प्रिविलेज यहाँ पर रिस्टोर कर दिया गया। दूसरा, कंपनी को दस्तक यानी कि पासेस इशू करने की इजाज़त मिली। हैदराबाद में कंपनी के ट्रेड पे किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगेगी और मद्रास का जो रेंट है केवल वही कंपनी को पे करना पड़ेगा। सूरत में 10,000 रुपये के बदले में कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। साथ ही साथ बॉम्बे में जो कंपनी के सिक्के ढाले जाते थे उन सिक्कों को पूरे इंडिया में मुग़ल एम्पायर में यानी कि वैलिड कर दिया गया। तो ये प्रिविलेज कंपनी को मिलते हैं फ़रुखसियार के गोल्डन फरमान के अंडर में। तो दोस्तों ये थी कंपनी की 1600 से लेके 1700 तक की हिस्ट्री। अगले 50 सालों में कंपनी ने जम के तरक्की की। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने तो कोशिश करी कि EIC को बाकी ट्रेडर्स की तरह ही ट्रीट किया जाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कंपनी का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता ही गया। मद्रास में कंपनी का ट्रेड पीसफुल था। डेक्कन के सूबादार या फिर कर्नाटक के नवाब से कंपनी के काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। इनफैक्ट थॉमस पिट
जो कि मद्रास के गवर्नर थे 1708 में, उन्होंने कर्नाटक के नवाब से 5 विलेजेस और खरीद लिए। बॉम्बे में 20 साल तक वॉर्स चले पोर्चुगीज़ और मराठों में, जिसमें कान्होजी आंग्रे ने पोर्चुगीज़ को करारी मात दी। लेकिन इसी टाइम कंपनी के स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल फ्रांस का इंडिया आना हुआ, और इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।